नमस्कार साथियों। मेरा नाम है एस एन भारती और आप देख रहे हैं करंट अफेयर सेगमेंट का नया वीडियो। और आज तारीख है आपको 14 अगस्त 2025। हम लोग जो है 14 अगस्त 2025 से जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उस सभी पर डिस्कस करेंगे। और हम लोगों का जो मुख्य थीम पर जो आपको प्रश्न देखने को मिल रहा है, क्या देखने को मिल रहा है, भारत में क्या अब चलने वाली है। अब भारत में अब चलने वाली है आपको हाइड्रोजन ट्रेन, है ना। और यह ट्रेन जो है कहाँ चलेगी इसके बारे में पूरी तरह से बातचीत करेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। क्या स्टार्ट करते हैं कि पहले क्वेश्चन से बातचीत करेंगे, ये क्वेश्चन पर भी बातचीत करेंगे। और हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं पहला क्वेश्चन से। उसको विवेक जी start। चलते हम लोग बातचीत कर लेते हैं पहले क्वेश्चन पर। और पहला क्वेश्चन है, आप लोगों को एक दिवस हाल ही में मनाया गया है और यह दिवस जो है आपको कौन सा दिवस है कि विश्व हाथी दिवस। विश्व हाथी दिवस जो है प्रतिवर्ष ये कितने तारीख को मनाया जाता है, तो यह दिवस भी जो है आपको 12 अगस्त को मनाया जाता है। 12 अगस्त को आपको कल भी एक दिवस करवाए थे, कौन सा दिवस करवाए थे कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस करवाए थे। लेकिन आज का जो प्रश्न है एक ही दिन मान के चलिए कि दो दिवस था, तो सोचे कि आपको यहाँ पर ले लेते हैं कौन सा 13 अगस्त को। वैसा कोई महत्वपूर्ण दिवस था नहीं, तो 12 अगस्त से एक आज ले लिए, एक आपको कल बता चुके हैं। तो आज देख लेते हैं कि विश्व हाथी दिवस है। और विश्व हाथी दिवस जो है प्रतिवर्ष कितने तारीख को, तो यह भी जो है आपको 12 अगस्त को ही मनाया जाता है। और हाथी हम लोगों के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, महत्व क्यों रखता है हाथी, है ना। क्यों हम लोग हाथी दिवस मनाते हैं, तो हाथी हम लोगों के लिए इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि हाथियों को जो है की स्टोन प्रजाति माना जाता है। की स्टोन क्या होता है, आइए इसका अर्थ समझ लेते हैं। तो की स्टोन का अर्थ होता है कि उनकी उपस्थिति पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को क्या करती है, सहारा देती है। जंगलों में वे रास्ता साफ करते हैं, बीज फैलाने में मदद करते हैं और अन्य वन्य जीवों के लिए पानी के स्रोत बनाते हैं। घास के मैदानों में वे अतिवृद्धि को क्या करते हैं, रोककर संतुलन बनाए रखते हैं। भारत में सदियों से आप देखते होंगे कि हाथी क्या रहती है, हमारी संस्कृति और पौराणिक कथाओं में सम्मिलित है ना कहीं आप जो भी पौराणिक कथाएं पढ़े होंगे या किसी ने मान चलिए कि आप कोई भी सीरियल भी देखे होंगे, तो उसमें आपको क्या देखने को मिला होगा, हाथी अवश्य देखने को मिला होगा। तो ये हम लोगों को कह सकते हैं कि संस्कृति पौराणिक कथाओं में पहले से ही ये हाथी आप लोगों को मौजूद है। लेकिन फिलहाल यदि देखते हैं तो यह जो है हाथी, मानव और हाथी के बीच में क्या हुआ है, संघर्ष का दौर देखने को मिल रहा है। किसके किसके बीच में, मानव और हाथी के बीच में क्या हो रहा है, संघर्ष हो रहा है। क्यों संघर्ष हो रहा है, क्योंकि मानव की जनसंख्या क्या हो जा रही है, दिनों दिन बढ़ते जा रही है। जैसे ही जनसंख्या मान के चलिए कि बहुत ज्यादा से बढ़ रही है, तो क्या चीज का नुकसान देखने को मिल रहा है, खास करके जंगलों का। तो जंगल क्या हो जाता रही है, धीरे धीरे एक तरह से उसका नुकसान होते जा रहा है। और जब जंगल का नुकसान होगा तो आवास का नुकसान स्वाभाविक बात है, किसके आवास का नुकसान हो जाएगा, हाथियों के आवास का क्या होगा, आपको नुकसान देखने को मिलेगा। और यहाँ पर जो है हाथी के बारे में यदि बात करते हैं कि हाथी दांत का भी क्या किया जाता है, अवैध शिकार किया जाता है। इसी वजह से जो है हाथियों का खास करके यदि बात करते हैं, तो हाथियों को हम लोग को क्या करना पड़ता है, एक तरह से उसको शिकार कर जैसे ही होती है तो उसको एक तरह से खतरों का सामना करना पड़ रहा है ना। और इसी वजह से भारत सरकार के द्वारा देखते हैं कि भारत सरकार के द्वारा जो है एक प्रोजेक्ट चलाया जाता है। कौन सा प्रोजेक्ट चलाया जाता है, 1992 में आपको दिखाई दिखाई पड़ता है कि 1992 में स्टार्ट किया जाता है प्रोजेक्ट एलिफेंट। तो ये आपको ध्यान रखना है कि प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू किया गया। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू किया गया था, 1992 में। और ये किस लिए शुरू किया गया, स्वाभाविक बात है कि हाथियों के आवास की सुरक्षा, आवासों के लिए और उसके सुरक्षा के लिए दृष्टि से कह सकते हैं कि आपको स्टार्ट किया गया था कौन सा, प्रोजेक्ट एलिफेंट स्टार्ट किया गया था। उम्मीद है कि आप प्रश्न को अच्छे से समझ रहे होंगे, है ना। तो ध्यान रखना है कि विश्व हाथी दिवस प्रतिवर्ष कितने तारीख को, तो विश्व हाथी दिवस जो है प्रतिवर्ष आपको मनाया जाता है 12 अगस्त को मनाया जाता है ना। तो 12 अगस्त के दिन आपको कितना दिवस याद रखना है, दो दिवस याद रखना है। एक तो कल करवा चुके हैं आप लोगों को, कौन सा, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, बार बार बोल रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, है ना। तो 12 अगस्त को, और उसके बाद विश्व हाथी दिवस, है ना। तो विश्व हाथी दिवस भी जो ये जो आपको दिखाई पड़ते हैं आप देखे ही होंगे, है ना। ये भी जो है हम लोगों के लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण, पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हाथी नहीं रहेगा, पारिस्थितिकी तंत्र क्या हो जाएगा, एक तरह से वहां पर कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं डगमगाने लगेगा। और जैसे पारिस्थितिकी तंत्र डगमगाएगा तो मानव पर क्या हो जाएगा, खतरों का एक तरह से दौर देखने को मिलता है। इसी वजह से जो है हाथी जो है मानव के लिए कह सकते हैं कि बहुत ही जरूरी है। आइए चलते हम लोग अगले प्रश्न पर। और अगला जो प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए क्या है प्रश्न। सबसे पहले यहाँ पर आपको लिखना है क्या, वीवीआई लिखना है, ठीक है। प्रश्न के बगल में आपको लगा देना है वीवीआई। जहां पर भी आप लिख रहे होंगे प्रश्न को, अच्छे से इस प्रश्न को कवर करेंगे, है ना। भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन किस रूट पर चलने वाली है,
ये जिंद सोनीपत में चलेगी। जिंद सोनीपत कहाँ पर है? तो ये आपको हरियाणा में है ना, हरियाणा की एक तरह से कह सकते हैं कि ये जो है आपको सोनीपत जो देखने को मिल रहा है क्या है, वहाँ की एक जिला है, ठीक है। तो भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन आपको कहां पर देखने को मिलेगी? जिंद सोनीपत में। और इस तरह का एक प्रश्न आपको पहले ही करवा चुके कि इसका हाइड्रोजन ट्रेन का संचालन कहां पर किया गया था। मान के चलिए ट्रायल कह सकते हैं कि पहली बार ट्रायल कहां पर किया गया था, तो ट्रायल इसका चेन्नई में किया गया था। समझ रहे हैं प्रश्न को कि इसका यदि बात करें कि इसका ट्रायल कहां पर किया गया था, ट्रायल आपको चेन्नई में किया गया। अब जो है जब ट्रायल सक्सेसफुल हो चुका है तो अब ये ट्रेन चलने वाली है। तो भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन जो है किस रूट पर चलेगी? तो ये आपको जिंद सोनीपत पर चलेगी। भारतीय रेलवे के द्वारा कह सकते हैं कि विकसित भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन जो है पर्यावरण के अनुकूल रहने वाली है और रेल परिवहन में कह सकते हैं कि यह एक क्रांतिकारी का कदम है। सीधी सी बात, जब पहला है हाइड्रोजन से चलने वाली तो क्रांतिकारी ही है ना। और उन्नत हाइड्रोजन ईंधन सेल तकनीक से संचालित यह ट्रेन जो है आपको 1200 हॉर्स पावर के इंजन से ये लैस है, जो 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये दौड़ेगी और 2600 से अधिक यात्रियों को ये ले जाने में क्या होगी, ये सक्षम होगी। और इसका पहला परिचालन देखते हैं तो कहां पर होने वाला है? ये हरियाणा में होने वाला है। 89 किलोमीटर के कह सकते हैं कि दोनों के बीचों में आपको देखने को मिलेगा क्या, 89 किलोमीटर का फासला देखने को मिलता है। और यहाँ जो है आपको हरियाणा की कहां पर? जिंद सोनीपत। तो अच्छे से याद रखना है कि आपको हाइड्रोजन चालित ट्रेन पहली बार कहां पर देखने को मिल रहा है? तो जिंद सोनीपत में देखने को मिल रहा है। और दुनिया में यदि बात करें कि दुनिया में कहां कहां पर हाइड्रोजन ट्रेन चलती है, ठीक है, और अपना भारत किस स्थान पर आता है, तो दुनिया में यदि आप बात करें कि दुनिया में हाइड्रोजन ट्रेनों का संचालन जो है कहां कहां पर हो रही है, ये जर्मनी, उसके बाद दूसरा आपको फ्रांस, तीसरा आपको स्वीडन और चौथा कहां पर? चीन में, ठीक है। और पांचवा जो है हम लोगों का देश भारत में। तो ध्यान रहेंगे, ये भी क्रम आपको ध्यान रखना है कि कहां कहां पर हाइड्रोजन ट्रेन चल रही है। तो एक जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन, चीन और उसके बाद कहां पर? अपने देश भारत में चल रही है, ठीक है। तो हाइड्रोजन ट्रेन, अब तो मुख्य पृष्ठ पर देखे ही थे ट्रेन का मानचित्र की तस्वीर, एक बार फिर से देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो आपको ये हाइड्रोजन ट्रेन देखने को मिले, हाइड्रोजन ट्रेन मानचित्र जब चलेगी तो इससे कह सकते हैं कि अवशिष्ट पदार्थ के रूप में मानचित्र की, जैसे कि आप देखे होंगे, क्या देखे होंगे कि जैसे जब कोयला वाला ट्रेन चलती है तो अवशिष्ट रूप में आपको दिखाई पड़ता है कार्बन डाइऑक्साइड दिखाई पड़ता है, मोनोऑक्साइड सभी ये सब गैस रिलीज होते हुए दिखाई पड़ती है ना, उत्सर्जित पदार्थ। यहाँ पर क्या होगा, जब हाइड्रोजन चलेगा तो यहाँ पर निकलेगा क्या? उत्सर्जित में आपको जल निकलेगा, है। जब हाइड्रोजन जलता है तो क्या निकलता है? जल निकलता है, ठीक है। H2O, जैसे हम लोग यहाँ पर क्या है, H2O यहाँ पर H2 दिखाई पड़ता है और निकलेगा क्या? ऑक्सीजन से क्रिया करेगी तो H2O दिखाई पड़ेगा, तो जल निकलेगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन कहां पर? तो हरियाणा के जिंद सोनीपत में। याद हो गया? कहां पर? हरियाणा के आपको जिंद सोनीपत में देखने को मिलेगा पहला हाइड्रोजन ट्रेन देखने को मिलेगा। ये भारत में पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलने वाली है, ठीक है। और इसका आपको एक प्रश्न फिर से करवा रहे हैं कि ये प्रश्न आपको एक बार करवा चुके हैं कि इसका ट्रायल कहां पर क्या, वहां पर भी आपको सेम यही ट्रेन का इमेज दिए थे। आपको लगभग एक सप्ताह पहले, कह सकते हैं कि एक सप्ताह पहले आपको करवा चुके हैं कि इसका ट्रायल किया गया था चेन्नई में, है ना। समझ रहे प्रश्न को? ट्रायल मतलब होता है कि देखते हैं चला करके ये ट्रेन सही से चल रहा है कि किसी प्रकार का कोई इसमें व्यवधान तो नहीं हो रहा है। जब देखता है कि सभी अच्छी तरह से चल रहा है, किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं है, तो अब इसको क्या किया जाएगा? यात्रियों के लिए उतार दिया गया है। अब मान के चलिए इसमें जो है यात्री सफर कर सकते हैं कितने किलोमीटर पर? 89 किलोमीटर। दोनों स्टेशनों के बीच में जो है फासला देखने को मिलेगा कितना? 89 किलोमीटर देखने को मिलेगा। ये ट्रेन जो है आपको देखने को मिलेगा कहां पर? ये हरियाणा में देखने को मिलेगा, ठीक है। और कुछ दिनों के बाद ये पूरे कह सकते हैं धीरे धीरे पूरी तरह से भारत में लाया जाएगा, लेकिन अभी जो है पहला ट्रेन, जब पहला ट्रेन है तो आपको याद रखना है। कल भी आपको बहुत सारे ट्रेनों से प्रश्न करवाए थे, आज भी मान के चलिए कि 2 प्रश्न आपको ट्रेन, एक तो ट्रेन से हो चुका है, एक ट्रेन से आपको करवाने वाले हैं, ठीक है। तो आपको जो है 2-3 दिन में है देखने को मिल रहा है क्या? ट्रेन से कुछ ज्यादा प्रश्न देखने को मिल रहा है, ठीक है। और सभी प्रश्न को अच्छे से नोट करेंगे। जितना प्रश्न आपको दे रहे हैं सभी प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। सभी प्रश्न को अच्छे से ध्यान रखेंगे और सभी प्रश्न को अच्छे से नोट करके रखेंगे, ठीक है। चलते हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। और अगला प्रश्न जो है ये भी मान के देखिए 2030 से संदर्भित है, तो ये समझ सकते हैं कितने दिनों तक आपको पूछा जा सकता है। 2030 है तो ये आपको 35 तक पूछा जा सकता है ना। तो ये प्रश्न समझिए कितना महत्वपूर्ण है कि 2000 यदि अब भी आप समझ रहे हैं 25 में है और ये 30 का प्रश्न है और पूछा जा सकता है आपको ज्यादा से ज्यादा 34-35 तक पूछा जा सकता है, कभी भी पूछा जा सकता है। तो 10 वर्षों के अंतराल में ये कभी भी पूछा जा सकता है। ये लेकिन है क्या? ये करंट अफेयर्स है, ये आपको जीके नहीं है ना जीएस है, ये क्या है? करंट अफेयर्स है। क्या है देखते हैं करंट अफेयर्स के अंतर्गत। भारत ने 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए किस शहर का कह सकते हैं कि प्रस्ताव रखा है?
तो ये प्रस्ताव रखा है अहमदाबाद के लिए। कहाँ पर रखा है ये प्रस्ताव? तो ये अहमदाबाद के लिए। तो 13 अगस्त 2025 को जो है नई दिल्ली में एक विशेष आम बैठक होती है और इस दौरान जो है ओलंपिक संघ के, कह सकते हैं कि ओलंपिक संघ के द्वारा 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए भारत की बोली औपचारिक रूप से ये मंजूरी दे दी गई है। किसके द्वारा? तो ये कह सकते हैं कि ओलंपिक संघ के द्वारा। ये जो ओलंपिक, भारतीय ओलंपिक संघ है, ये इसके द्वारा कह सकते हैं कि आपको भारतीय ओलंपिक संघ के द्वारा 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की क्या मेजबानी के लिए कह सकते हैं कि औपचारिक मंजूरी दे दी गई है। और अहमदाबाद को मेजबान शहर के रूप में प्रस्तावित किया गया। किस शहर को? तो मेजबान शहर के रूप में। किसको? कि कहां पर होने वाला है ये खेल? तो आपको अहमदाबाद के में होने वाला है, ठीक है, जहां सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स एनक्लेव सहित अत्याधुनिक खेल सुविधाएं उपलब्ध है। और ऐसा क्यों किया जा रहा है? तो ऐसा मान के चलिए, देखिए सबसे पहले तो 2030 वाला राष्ट्रमंडल खेल ऐसा घोषणा था कि ये होने वाला कहां पर है? ये कनाडा में होने वाला था, ठीक है। कहां पर? ये कनाडा में। ऐसा प्रस्तावित था कि ये कनाडा में होने वाला है। तो कनाडा क्या करता है? ये हट जाता है ना। कनाडा बोला कि मेरे पास अभी उतना रुपया नहीं है, सामर्थ्य नहीं है कि हम इस खेल में मान के चलिए कि एक तरह से रुपया निवेश कर सकें। तो रुपया जब निवेश मान के चलिए कि कनाडा के द्वारा नहीं किया जाएगा तो भारत के लिए संभावनाएं बढ़ जाती है। और भारत के द्वारा मान के चलिए एक तरह से भारत सरकार के द्वारा ओलंपिक संघ के लिए मान के चलिए कि एक तरह से मंजूरी दे देगी। लेकिन जो आपको है अंतर्राष्ट्रीय के द्वारा अभी तक मान्यता नहीं दिया गया है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय के द्वारा ये ऐसा कहा गया है कि भारत को जो है 31 अगस्त 2025 तक का एक समय सीमा दिया गया है कि यहाँ तक जो है अंतिम बोली के लिए कह सकते हैं कि प्रस्ताव को जमा कर दिया जाएगा। यदि 31 अगस्त 2025 तक जो है भारत जो है आपको जमा कर देता है। किसको जमा कर देता है? जो मान के चलिए अंतिम बोली के लिए कह सकता है कि कौन सब हो सकता है कोई और देश बोली लगाए। सब बोली लगाया जाता है कि किस देश के पास मान के चलिए किस देश को ये मान्यता मिले खेल आयोजन करवाने के लिए। तो भारत भी बोली लगाया जा रहा है। हो सकता है कि मान के चलिए यदि मान्यता मिल जाता है भारत को तो भारत 2030 वाला कहां पर करवाएगा? ये राष्ट्रमंडल खेल अभी पूर्णतः घोषित नहीं है, ये भारत के द्वारा ही मंजूरी दिया गया। तो 2030 वाला ये कहां पर? आपको अहमदाबाद, याद रहेगा, गुजरात के आपको अहमदाबाद शहर में ये आयोजन होने वाला है 2030। लेकिन ये तो 2030 वाला है। क्या 2026 आपको याद है? 2026 में भी कुछ लोचा है। क्या लोचा है? आइए देख लेते हैं। 2026 वाला आपके किताब में यदि आप लुसेंट पढ़ते हो या किसी और अन्य किताब पढ़ते होंगे तो वहां पर आपको लिखा हुआ होगा विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया लिखा हुआ होगा। पहले इस बात को समझेंगे क्या लिखा हुआ होगा। विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया लिखा होगा। लेकिन विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में भी अब नहीं होने वाला। ये कहां पर होने वाला है? ग्लासगो शहर में होने वाला है। ग्लासगो। और ग्लासगो है कहां पर? ये स्कॉटलैंड में। कहां पर है? ये स्कॉटलैंड में, ठीक है। ये आपको दिखाई पड़ रहा है कहां पर? दिखाई पड़ रहा है स्कॉटलैंड में, है ना। तो ये आपको जो दिखाई पड़ रहा है स्कॉटलैंड, ये आपको 2026 वाला जो राष्ट्रमंडल खेल कहां पर होने वाला है? ग्लासगो। आपको ग्लासगो शहर देखने को मिल रहा है। ये आपको कहां पर? स्कॉटलैंड में होने वाला है। यहां पर मान के चलिए 2026 वाला ये कहा क्या गया था कि आपको ऑस्ट्रेलिया का एक शहर हुआ करता था विक्टोरिया। कौन सा ऑस्ट्रेलिया का शहर? तो विक्टोरिया। तो ऑस्ट्रेलिया का जो विक्टोरिया शहर है ये भी क्या होता है? अपना नाम क्या कर लेता है? वापस कर लेता है। नाम क्या करता है? ये वापस लेता है। और जैसे ही ये अपना नाम वापस लेता है बोलता है कि मेरे भी पास क्या है, अभी सामर्थ्य नहीं है कि हम इस खेल का, राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन करवा पाए। जब राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन नहीं आप करवा पाइएगा तो किसी न किसी को तो मिलेगा। ये मिल किसको जाता है? जैसे ही मान चलिए विक्टोरिया हटता है ऑस्ट्रेलिया, विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, तो ये जैसे ही हटता है तो मिल किसको गया है? तो 2026 वाला आपको ग्लासगो याद रखना है। आपको स्कॉटलैंड, आपके किताब में विक्टोरिया ही लिखा हुआ होगा, ठीक है। क्या लिखा होगा? विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया लिखा होगा, राष्ट्रमंडल खेल 2026 वाला। ये आपको ध्यान रखना है। हो सकता है कि 2030 वाला आपको कहां पर प्रस्तावित होगा? कनाडा में प्रस्तावित होगा। ये भी मान के चलिए आपको सुधार करना है। ये सब प्रश्न मान के चलिए कि ऐसा फिक्स नहीं रहता है कि यहाँ पर होगा ही, फिक्स नहीं रहता है। कभी भी मान के चलिए परिवर्तन हो सकता है, प्रस्तावित रहती है ये सब खेल, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्या क्या? तो सबसे पहले 2030 वाला हम लोग भारत के द्वारा एक तरह से कह सकते हैं कि मंजूरी दे दिया। हो सकता है यदि प्रस्ताव पारित हो जाती है तो भारत को मिल जाएगा। और भारत को यदि मिलेगा तो आपको होने वाला है अहमदाबाद में होने वाला है। और 2026 वाला अच्छे से याद रखेंगे, है ना। नेक्स्ट है तो 2026 में मान के चलिए ग्लासगो आपको स्कॉटलैंड में होने वाला है, ठीक है। समझ रहे हैं प्रश्न को? तो अच्छे से इस प्रश्न को कवर करेंगे। यदि भारत में मिलती है तो यहाँ के मान चलिए कि जो भी है एक तरह से सभी को कह सकते हैं कि फायदे होने वाला है ना। खेल को एक तो बढ़ावा मिलेगा ही, खेल के साथ साथ कह सकते हैं कि उस क्षेत्र में, उस जगह के मान चलिए कि जो आपको जीडीपी देखने को मिलती है उसमें भी फायदा होता है। क्योंकि विदेशी आते हैं, विदेशी जब देखने के लिए आएंगे तो स्वाभाविक बात है कि आपके मुद्रा स्फीति नहीं कह सकते हैं, आपको जो ये जो देखने को मिल रहा है क्या, विदेशी मुद्रा कह सकते हैं कि विदेशी मुद्रा में आपको क्या देखने को मिलता है? एक तरह से आपको बढ़ावा देखने को मिलता है। तो और जब विदेशी मुद्रा आपके पास आएगा तो आपका क्या कह सकते हैं कि जीडीपी में आपको एक योगदान देखने को मिलता है, ठीक है। इसीलिए सभी देश जो है कह सकता है कि आयोजन के लिए एक तरह से सोचता है कि मेरे पास हो आयोजन, है ना। तो जो बड़े देश होते हैं लगभग उसी के पास आयोजन होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर बात करते हैं। और अगला प्रश्न क्या है देख लेते हैं।
और अगला प्रश्न हम लोगों को देखने को मिल रहा है, भारत का पहला ड्रोन एआई संचालित कृत्रिम वर्षा प्रयोग कहां पर किया गया है? तो ये कहां पर किया गया है? ये जयपुर में किया नहीं गया है ना, ये असफल हो जाता है। लेकिन हम लोगों को प्रश्न इस तरह से ध्यान रखना है, जब पहली बार किया जाता है ड्रोन के द्वारा एआई, तो एआई तो हम लोग प्रश्न हो सकता है कि पूछा जा सकता है कि भारत का पहला आपको ड्रोन एआई संचालित कृत्रिम वर्षा, किसके बारे में बात कर रहा है? कृत्रिम वर्षा के बारे में। कृत्रिम वर्षा, जो व्यक्ति आप मेरे से केमिस्ट्री पढ़ चुके हैं उन लोगों को बता चुके हैं, और जो नहीं भी पढ़े हैं मान चलिए वैसे आप लोग जानते होंगे। क्या जानते होंगे कि कृत्रिम वर्षा कैसे करवाई जाती है? सिल्वर आयोडाइड से, ठीक है। तो ये आप लोगों को पढ़ाया गया होगा, केमिस्ट्री में पढ़ाया गया होगा, ठीक है। तो सिल्वर आयोडाइड का एक तरह से छिड़काव किया जाता है, उसके द्वारा क्या होती है, आपको बादल को क्रिस्टल फॉर्म में बदल दिया जाता है, और वहां पर से क्या होती है, आपको बारिश होती है, कृत्रिम बारिश होती है। तो नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं है, आपको केमिस्ट्री में पढ़ने को मिलेगा। लेकिन अभी जानिए कि भारत का पहला ड्रोन एआई संचालित कृत्रिम वर्षा का प्रयोग कहां पर किया गया है? तो ये आपको कहां पर किया गया है? ये आपको जयपुर में किया गया है। एक जयपुर में आपको एक क्षेत्र देखने को मिलता है, जमुआ रामगढ़, है ना। कौन सा? जमुआ रामगढ़ एक बांध इलाका है। ये आपको राजस्थान के जयपुर के इलाके में आपको जमुआ रामगढ़ बांध इलाका है, और यहीं पर जो है ड्रोन से कृत्रिम वर्षा कराने का पहला प्रयास किया गया था। लेकिन ये क्या होता है? असफल होता है। और इसके देखने के लिए कह सकते हैं कि बहुत सारे भीड़ जुट गए, और जैसे ही बहुत सारे भीड़ जुटे तो यहाँ के जो अधिकारी, जो मान चलिए कि इनको करवाने के लिए आए थे, और खास करके यदि बात करते हैं कि कृषि मंत्री जो वहाँ के हैं वो राजस्थान के आपको किरोड़ी लाल मीणा है, और इनके द्वारा कहा गया ऐसा कि मान चलिए कि बहुत सारा जनसंख्या हो गया, बहुत सारा मान चलिए व्यक्ति भीड़ लगा दिया, जिसके वजह से क्या होता है कि सिग्नल में क्या हो जाती है, बाधित हो जाती है। और इसी वजह से जो है ये जो ड्रोन आपको जो देखने को मिल रहा है, ड्रोन क्या होता है, ये औंधे मुंह गिर जाता है, ठीक है। ये जो आपको ड्रोन देखने को मिल रहा है, इसको मान चलिए कहा गया कि मान चलिए एक तरह से उड़ने के लिए, लेकिन ये उड़ नहीं पाती है। ये क्या होता है, औंधे मुंह गिरती है। और जैसे ही ये गिरती है तो 2 बार प्रयास किया गया, और दोनों बार सफलता हाथ नहीं लगी, ठीक है। लेकिन प्रश्न तो बन गया आपके लिए। जैसे ही प्रश्न बना तो इसका मान चलिए प्रयास कहां पर किया गया? तो ये आपको जयपुर में किया गया प्रयास, ठीक है। तो जमुआ रामगढ़ आपको इलाका याद रखना है। जमुआ रामगढ़ इलाका आपको राजस्थान के जयपुर में देखने को मिलता है, और यहाँ पर क्या किया गया है? ड्रोन से कह सकते हैं कि पहली बार आपको कृत्रिम वर्षा कराने का प्रयास किया गया, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगती है। तो कोई बात नहीं, सफलता कम से कम प्रयास तो किया गया, ठीक है। चलते हम लोग आगे चलते हैं, आगे प्रश्न देख लेते हैं कि आगे प्रश्न क्या कह रहा है। बैंकॉक में, है ना, बैंकॉक आपको थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में आपको देखने को मिल रहा है क्या? आयोजित अंडर 19 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय मुक्केबाज निशा ने कौन सा पदक जीता है? या जीती कह सकते हैं कि निशा के द्वारा कौन सा पदक जीता गया है? तो निशा के द्वारा जो जीता गया है, कौन सा पदक जीता गया है? ये आपको स्वर्ण पदक जीता गया। कौन सा पदक जीता गया है? गोल्ड मेडल जीता गया है। तो गोल्ड मेडल किसके द्वारा? निशा के द्वारा। तो आपको निशा के साथ साथ किसको याद रखना है? निशा के साथ साथ आपको मुस्कान को भी याद रखना है ना। तो मुस्कान आजकल समझ ही रहे कि मुस्कान फेमस नाम है, क्यों फेमस है आप जानते ही होंगे। लेकिन उसके वजह से हम नहीं आपको बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं आपको यहाँ पर खेल की दृष्टि से। खेल की दृष्टि से आपको ध्यान रखना है कि मान चलिए कि किसके बारे में बातचीत कर रहे हैं, निशा और मुस्कान। और ये जो आपको दिखाई पड़ रही है ये क्या है? निशा है, ठीक है। ये आपको भारतीय मुक्केबाज आपको देखने को मिल रही है। और उसके बाद ये कौन आपको देखने को मिल रही है? ये जो आपको देखने को मिल रही है ये कौन, सॉरी, यहाँ पर जो आपको देखने को मिल रही है क्या देखने को मिल रही है? ये आपको जो है मुस्कान है। तो ये है निशा है और ये है मुस्कान है, और इनके द्वारा, दोनों के द्वारा क्या जीता गया है? ये गोल्ड मेडल जीता गया है। जैसे ही गोल्ड मेडल मान के चलिए कि भारतीय, ये आपको अंडर 19 की खिलाड़ी हैं, ठीक है। 19 वर्ष से कम उम्र की खिलाड़ी है ये, है ना। और 19 वर्ष से जैसे ही कम उम्र की खिलाड़ी है, तो आपको ध्यान रखना है कि मान चलिए इनके द्वारा कौन सा पदक जीता गया है? तो आपको जीता गया है गोल्ड मेडल जीता गया है। और ये तो मान चलिए महिला वर्ग की है। और पुरुष वर्ग में आपको एक और खिलाड़ी का नाम याद रखना है। और पुरुष वर्ग में जैसे ही मान चलिए कि बात आती है, तो पुरुष वर्ग में एक आपको खिलाड़ी का, किसका? राहुल कुंडू का नाम याद रखना है। राहुल कुंडू के द्वारा भी कितना, कौन सा पदक जीता गया है? आपको गोल्ड मेडल जीता गया है। तो 3 गोल्ड मेडल जीता जाता है ना। तो 3 गोल्ड मेडल जीता गया है, और क्या है, 7 क्या जीता गया है? ध्यान रखना, 3 स्वर्ण पदक जीता गया है, 7 आपको रजत पदक, और अभी तक मैं मान चलिए कि 4 कांस्य पदक जीता गया है। तो कुल मिला के कितना पदक हो जाता है आपके पास? 7 3 10 4 14 पदक, है ना। कुल मिला के कितना पदक जीता गया है? 14 पदक अभी तक जीता गया। खेल अभी आगे चल रहा है, हो सकता है कि इसमें पदक में जनसंख्या, इसके पदक में क्या हो सकता है कि बढ़ोतरी हो सकती है, और हो सकता है कि मान चलिए कि स्वर्ण में भी बढ़ोतरी हो सकती है, कुछ में बढ़ोतरी हो सकती है। तो अभी जब तक मान चलिए कि आज तक जो प्रश्न अब जब तक आपको दे रहे हैं, तब तक के लिए आपको 14 प्रश्न और 14 पदक, और 14 में मान चलिए कि आपको 3 स्वर्ण है, आपको क्या है, 7 रजत है और 4 कांस्य है, जिसमें कि 3 स्वर्ण में क्या है, 2 महिला ही है। महिला सभी जगह आपको आगे देखने को मिल रही है। तो आपको मान चलिए कि यहाँ पर भी देखने को मिल रही है, आगे महिला देखने को मिल रही है, और 2 स्वर्ण पदक लेते हुए आपको महिला देखने को मिल रही है। कौन कौन सा नाम, उम्मीद है कि आपको ध्यान रखना है, कौन कौन सा आपको
सीधी सी बात है। निशा निशा जो आपको 54 किलो, भार भी याद रखिएगा, निशा कितने किलोग्राम वर्ग में, आपको 54 किलोग्राम वर्ग में। ये जो निशा है आपको 54 किलोग्राम वर्ग में भाग लेती है, जबकि ये जो आपको मुस्कान दिखाई पड़ रही है, मुस्कान कितने किलोग्राम पे रहा, आपको 57 में, है ना। तो मुस्कान आपको 57 किलोग्राम में। जिस भार वर्ग में जिसका वजन जितना रहता है, उसी भार वर्ग में जो है वो खिलाड़ी सम्मिलित होते हैं। ऐसा नहीं है कि मान के चलिए कि जो 54 वाले हैं उनको मान के चलिए कि 60 वाले उसको मान के चलिए कि एक तरह से आपको प्रतिद्वंदी करवा दीजिएगा। जैसे मान के चलिए कि 60 वाला करवा देगा, स्वाभाविक बात है कि वो हार जाएगा। इसलिए जो जितने वर्ग वाले में रहते हैं उसका वजन के हिसाब से खेल होता है, जो जिस वर्ग में होते हैं उसी खेल में उनको भाग लेना पड़ता है। तो ये आपको 54 किलोग्राम वर्ग में, और ये किस में, आपको 57 किलोग्राम वर्ग में। ठीक है, तो ध्यान रखना है निशा और मुस्कान को, और साथ साथ पुरुष वर्ग में कौन सा, राहुल कुंडू को। चलते हैं अगले प्रश्न पर बात करते हैं। और अगला प्रश्न जो आपको देखने को मिल रहा है ये भी आपको राज्यों से संदर्भित है, राज्यों से संदर्भित। अब जो आपको प्रश्न जब तक मान के 17-18 अगस्त तक का क्या देखने को मिलेगा, थोड़ा सा ज्यादा प्रश्न देखने को मिलेगा, इसलिए क्योंकि स्वतंत्रता दिवस आ रहा है। और जब स्वतंत्रता दिवस आ रहा है तो यहाँ पर जो है राज्यों से कुछ ना कुछ प्रश्न आपको देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए हम लोग देख लेते हैं क्या है अगला प्रश्न। तो स्वतंत्रता दिवस से पहले किस राज्य की सीमा पर ऑपरेशन अलर्ट शुरू किया गया है। लिखा जा रहा है कि किस राज्य की सीमा पर जो है ऑपरेशन कौन सा, अलर्ट। ऑपरेशन अलर्ट आपसे पूछा जा सकता है कि प्रश्न कि ऑपरेशन अलर्ट जो है किस राज्य में शुरू किया गया है, तो ये आपको राजस्थान में। ठीक है, तो 1 सप्ताह तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य क्या है। उद्देश्य जो है यहाँ पर थोड़ा सुधार करना है कि सीमा क्या करना है, कि सीमा सुरक्षा को क्या करना है, मजबूत करना है। क्या करना है, सीमा सुरक्षा को मजबूत करना है, और घुसपैठ की किसी भी कोशिश को क्या करना है, रोकना है। ये जो आपको सीमा अलर्ट आपको ऑपरेशन शुरू किया गया है, तो सीमा अलर्ट सीधी सी बात है कि सीमा अलर्ट जो शुरू किया गया, किस लिए शुरू किया जाएगा सीमा अलर्ट। तो सीमा अलर्ट जो आपको शुरू किया जाएगा, सीधी सी बात है कि सीमा की सुरक्षा को क्या करना है, मजबूत करना है, और किसी भी प्रकार की घुसपैठ को क्या करना है, नाकाम करना है, कुछ कोशिश को क्या करना है, नाकाम करना है। ठीक है, और यह ऑपरेशन जो है आपको 11 अगस्त से शुरू हुआ है, और ये कब तक चलने वाला है, तो आपको ये 17 अगस्त तक चलने वाला है। ठीक है, कौन सा ऑपरेशन, तो ऑपरेशन आपको अलर्ट याद रहेगा, उम्मीद है कि याद रहना चाहिए। और वो जैसे ही नाम आता है आपको बता चुके हैं कि राज्यों का जैसे ही नाम आएगा, तो राज्यों का जैसे ही नाम आएगा तो आपको बताएंगे, क्या बताएंगे आपको, उसकी राजधानी क्या है, मुख्यमंत्री कौन है, उसके बाद यहाँ पर राज्यपाल कौन है, और उसके बाद लोकसभा और राज्यसभा की सीटें प्रतिदिन बात करेंगे जिस भी राज्य का आएगा। यहाँ पर बात कर लेते हैं, राजस्थान की राजधानी क्या है, जयपुर है। आपको मुख्यमंत्री कौन है, भजन लाल शर्मा है, और राज्यपाल कौन है, आपको राज्यपाल खास करके याद रखिएगा, राज्यपाल आपको हरिभाऊ किशन राव बांगड़े देखने को मिल रहे हैं ना। तो हरिभाऊ किशन राव आपको बांगड़े देखने को मिल रहा है। यदि बात करते हैं कि लोकसभा की कितनी सीटें देखने को मिल रहा है, लोकसभा की आपको 25 सीटें देखने को मिल रही है, और राज्यसभा कितनी सीटें, तो 10 सीटें देखने को मिल रही है। यदि बात करें कि आपको पीडीएफ कहां से प्रोवाइड होगी, तो पीडीएफ के लिए आपको जाना पड़ेगा बाबू किस चैनल पर, तो यहाँ पर जाना पड़ेगा आपको सानवी जीएस सेंटर पटना पर जाना पड़ेगा, और यहाँ से आपको प्रोवाइड होगी क्या, पीडीएफ प्रोवाइड होगी। यदि आपको पीडीएफ से पढ़ाई करनी है तो आपको टेलीग्राम चैनल पर सर्च करना है सानवी जीएस सेंटर पटना, और आपको इस तरह का लोगो देखने को मिलेगा, और जैसे ही लोगो देखने को मिलता है तो आपको वहां से क्या प्राप्त हो जाएगी, पीडीएफ प्राप्त। और यहाँ पर जो है प्रतिदिन का पीडीएफ आपको यहाँ पर मुहैया कराई जाती है, तो आप यहाँ से पीडीएफ से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न क्या है तो देख लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या है देख लेते हैं। कि अगला प्रश्न यहाँ पर कि किस राज्य ने सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर नजर रखने के लिए गरुड़ दृष्टि नामक पहल शुरू की गई है। कौन सा पहल है, गरुड़ दृष्टि। ठीक है, ध्यान रखना है कि गरुड़ दृष्टि पहल किस राज्य में शुरू की गई है, तो गरुड़ दृष्टि पहल जो है आपको महाराष्ट्र में। कहां पर शुरू की गई है, ये आपको महाराष्ट्र में शुरू की गई है। सोशल मीडिया के माध्यम से कह सकते हैं कि सांप्रदायिक घृणा को फैलाने और दंगों को बढ़ावा देने वाली जो घटनाएं होती है उसको रोकने का प्रयास किया जाएगा। किस माध्यम से, तो ये आपको गरुड़ दृष्टि के माध्यम से। गरुड़ दृष्टि माध्यम जो लाया गया, किस लिए लाया गया है, तो ये सांप्रदायिक घृणा को फैलाने और दंगों को मानसिक ऐसे व्यक्ति जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यदि किसी प्रकार की यदि घृणा फैलाएगा या किसी प्रकार का कह सकते हैं कि सांप्रदायिक बातें लिखने की कोशिश करेगा, हिंदू मुस्लिम किसी प्रकार का लिखने की कोशिश कीजिएगा, डायरेक्ट उस पर नजर रखने की बात करेगा। एक मान चलिए ऐप रहेगा जिसके वजह से कह सकते हैं कि आपको ये ध्यान रखना, एक पहल चलाई जाएगी गरुड़ दृष्टि। ठीक है, और इसके तहत कह सकते हैं कि सभी पर सोशल मीडिया पर ध्यान रखना पड़ेगा, सोशल मीडिया पर कि किसी प्रकार से आपको हिंदू मुस्लिम, लेकिन ये किस राज्य में, ये अपने बिहार में नहीं है, ये कहां पर, ये महाराष्ट्र के द्वारा। ठीक है, ये महाराष्ट्र के द्वारा, लेकिन आपको इस प्रकार से कहीं पर भी बचना चाहिए। को किसी भी राज्य के द्वारा कह सकते हैं, किसी भी राज्य में आपको इस प्रकार का जो सांप्रदायिक घृणा वाली बातें होती है या दंगा वाली बातें होती है, किसी प्रकार का आपको मैसेज नहीं लिखना चाहिए। ठीक है, मैसेज इस तरह के लिखने से आपको बिल्कुल परहेज करना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा कि गरुड़ दृष्टि उपकरण जो है ऐसे व्यक्तियों का पता लगाने और उनके विरुद्ध तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने में क्या होगा, ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। कौन, तो ये आपको गरुड़ दृष्टि। और जैसे ही नाम आता है महाराष्ट्र का, तो महाराष्ट्र की राजधानी सभी को मालूम है कि मुंबई है। महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं कौन है, देवेंद्र फडणवीस है। राज्यपाल कौन है, सीपी राधाकृष्णन है। यदि बात करें कि लोकसभा की सीटों की, तो लोकसभा की सीटें आपको देखने को मिलेगी
सेकंड स्थान पर कौन सा 48 सीटें देखने को मिलती है, और उसके बाद राज्यसभा की कितनी सीटें, तो आपको 19 सीटें देखने को मिलती है आपको राज्यसभा में। ठीक है, चले अगले प्रश्न पर। चलिए अगला क्या प्रश्न है देख लेते हैं कि अगला प्रश्न देख लेते हैं कि किस विधानसभा में, अच्छे से प्रश्न को पढ़ेंगे कि किस विधानसभा में विद्यालय शुल्क वृद्धि पर अभिभावक वीटो पारित किया गया है। तो किस राज्य में, और या कह सकते हैं, तो ये आपको राज्य कह सकते हैं या केंद्र शासित प्रदेश कह सकते हैं, ये आपको दिल्ली में है ना। तो ये आपको देखने को मिल रहा है कि किस विधानसभा में, तो किस विधानसभा में, विधानसभा आपको देखने को मिलता है कहां कहां पर देखने को मिलता है आपको। केंद्र शासित प्रदेश की यदि बात करें तो 3 केंद्र शासित प्रदेश, कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश में, उम्मीद है कि आपको याद होना चाहिए, कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि किस केंद्र शासित प्रदेश में क्या है कि विधानसभा की सीटें हैं, कहां कहां पर विधानसभा की सीटें हैं। तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर है ना, जम्मू कश्मीर क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, तो जम्मू कश्मीर में आपको विधानसभा की सीटें देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको ये बात करें कि कहां, तो आपको यहाँ पर अपने दिल्ली में है ना, राजधानी दिल्ली में आपको देखने को मिलती है, क्या देखने को मिलती है आपको विधानसभा की सीटें देखने को मिलती है, जहां पर की 70 सीटें हैं। और उसके बाद कहां पर विधानसभा आपको देखने को मिलती है, आपको पुदुचेरी में विधानसभा की सीटें देखने को मिलती है। तो 3 जगह आपको विधानसभा की सीटें हैं, तो 3 जगह आपको ध्यान रखना है। और ये जो प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है कि किस विधानसभा में विद्यालय शुल्क वृद्धि पर अभिभावक वीटो, है ना, किसकी पर बात कर रहे हैं कि अभिभावक को वीटो दिया गया, किसको, तो अभिभावक को पहली बार वीटो दिया गया है आपको किस कह सकता है कि विधानसभा के द्वारा, तो ये दिल्ली विधानसभा के द्वारा। क्या है दिल्ली विधानसभा, आइए बात कर लेते हैं। दिल्ली विधानसभा ने जो है स्कूल फीस विनियमन विधेयक 2025 पारित किया है। कौन सा विनियमन, आपको स्कूल फीस विनियमन विधेयक 2025 पारित कर दिया है, जो फीस वृद्धि से संबंधित निर्णयों में अभिभावकों को वीटो शक्ति प्रदान करता है। क्या करता है, अभिभावक को वीटो का शक्ति दिया गया है, और यह सुनिश्चित करता है कि स्कूल प्रबंधन एक तरफा फीस वृद्धि नहीं कर सकते हैं। अगर एक भी अभिभावक, क्या है, अगर एक भी अभिभावक जो है आपको दिखाई पड़ेगा असहमत, स्कूल फीस यदि मान चलिए कि कहा सकता है कि स्कूल फी बढ़ाया जाए, लेकिन अगर एक भी अभिभावक स्कूल फी के बढ़ावा में मान चलिए कि वोट नहीं करेगा, तो सीधी सी बात है कि स्कूल की फी वृद्धि नहीं की जा सकती है ना, मंजूर नहीं होगा। तो उनके पास क्या रहेगा, ये वीटो पावर रहेगा। एक भी व्यक्ति यदि मान चलिए कि सीधी सी बात है कि मंजूर नहीं देता है, या एक तरह से यदि वोटिंग करवाया कि वोटिंग करवाते हैं, तो वोटिंग यदि एक भी गार्जियन नहीं करेंगे, अभिभावक नहीं करेंगे, तो फीस वृद्धि, स्कूल की जो फीस वृद्धि है नहीं हो सकती है। तो ये एक कह सकते हैं कि आम जनमानस के लिए एक अच्छा पहल है, किसके द्वारा, ये दिल्ली सरकार के द्वारा, है ना। और दिल्ली में अभी वर्तमान में यदि बात करें कि दिल्ली में अभी वर्तमान में किसकी सरकार है, तो आपको बीजेपी की सरकार है, और मुख्यमंत्री कौन है, तो रेखा गुप्ता आपको दिखाई पड़ेगी, है ना। चले हम लोग आगे बात करें। चलिए अगला क्या प्रश्न है देख लेते हैं कि आपको रक्षा मंत्री, है ना, किसके बारे में बात कर रहे हैं कि रक्षा मंत्री, जो रक्षा मंत्री वर्तमान में कौन है, राजनाथ सिंह है। इनके द्वारा कह सकता है कि किस राज्य में 1800 करोड़ रुपए की रेल फैक्ट्री की आधारशिला रखी गई है, जिसका नाम जो है ब्रह्मा रखा गया है। एक आपको रेल फैक्ट्री रखा गया है राजनाथ सिंह के द्वारा, जो कि 1800 करोड़ रुपए की कह सकते हैं कि लागत की आधारशिला के द्वारा रखा गया, और इसका नाम रखा गया, नामकरण क्या है, ब्रह्मा, है ना। ब्रह्मा का आप लोग पूजा करते होंगे। वैसे ब्रह्मा की पूजा मान चलिए कि आपको पूरे भारत में एक ही जगह होती है, कहाँ पर होती है, उम्मीद है कि आपको याद होना चाहिए कि राजस्थान के पुष्कर में, है ना। इसके अलावा ब्रह्मा की पूजा नहीं होती है, ठीक है। पूरे भारत में ब्रह्मा की पूजा आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलती होगी, आप अपने घर में भी नहीं देखते होंगे ब्रह्मा की पूजा। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि ब्रह्मा की पूजा मान चलिए कि कहाँ पर की जाती है, तो पूरे भारत में मात्र एक ही जगह की जाती है। कहाँ पर की जाती है, ये राजस्थान का एक पुष्कर का क्षेत्र है, वहां पर मान के लिए आपको कह सकते हैं कि साल में एक बार मान के लिए वहां पर मेला का आयोजन होता है, और वहां पर जो है केवल वहीं पर पूजा होती है, उसके अलावा कहीं नहीं पूजा होती है। क्यों नहीं होती है, क्या होती है, कहानी आपको बात करेंगे किसी और दिन, है ना। करंट अफेयर्स में ज्यादा बातचीत कर नहीं सकते हैं। चलिए आते हैं यहाँ पर बात कर लेते हैं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा क्या किया गया, 1800 करोड़ रुपए की रेल फैक्ट्री की आधारशिला रखी गई है, और जिसका नाम क्या है, ब्रह्मा है। और यह कहां पर, तो ये मध्य प्रदेश में, कहां पर रखा गया है इसका नाम आधारशिला, तो ये मध्य प्रदेश में रखा गया। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा मध्य प्रदेश के उमरिया में एक ग्रीनफील्ड रेल कह सकते हैं कि निर्माण सुविधा बाई ML रेल हब फॉर मैन्युफैक्चरिंग, जिसका कि नाम सीधी सी बात है कि शॉर्ट में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे कि ब्रह्मा बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ब्रह्मा बोलेंगे। और इसी की आधारशिला रखा गया है कहां पर, तो ये मध्य प्रदेश में रखा गया। और जैसे ही मध्य प्रदेश में रखा गया, तो मध्य प्रदेश के जल्दी बारे में यहाँ पर हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, भोपाल है। मुख्यमंत्री कौन है, डॉक्टर मोहन यादव है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। और राज्यपाल कौन है आपको मध्य प्रदेश के, तो आपको मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं। लोकसभा की कितनी सीटें आपको देखने को मिलेगी, 29 सीटें, और राज्यसभा की कितनी सीटें, तो आपको 11 सीटें देखने को मिलती है। कहां पर, ये आपको देखने को मिलती है मध्य प्रदेश में।
चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर बात कर रहे थे कि अगला क्या प्रश्न है, अगला ध्यान रखना है अगले प्रश्न को, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि अगला क्या प्रश्न है। और अगला प्रश्न आपको बीच में आपको सेकंड नंबर जो प्रश्न दिए थे क्या था, रेलवे से संदर्भित था, है ना, हाइड्रोजन ट्रेन से संदर्भित था। यहाँ पर भी जो आपको देखने को मिल रहा है ये ट्रेन से संदर्भित है। क्या है ट्रेन से संदर्भित प्रश्न, तो अच्छे से प्रश्न को पढ़ेंगे फिर बात करेंगे। हाल ही में किस राज्य में पूर्वी भारत की पहली एसी, है ना, क्या है कि पूर्वी भारत की पहली एसी, ऐसी नहीं है एसी है, ठीक है, एसी, ठीक है, एयर कंडीशन, तो एसी लोकल ट्रेन लॉन्च की गई है। तो ये अब देखिए लोकल ट्रेन जो होती है उसमें आप देखिएगा एक तो भीड़ होती है, कौन एसी लगवाए, ठीक है। लेकिन अब जो है वैसे आपको पश्चिम भारत में चलती है, ठीक है, मुंबई सब में क्या होती है, चलती है एसी ट्रेन। लेकिन अब बात कर रहे हैं यहाँ पर किसके बारे में बात कर रहे हैं, ये पूर्वी भारत में, ठीक है, पूर्वी भारत में कह सकते हैं कि खास करके जो आपको पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है उसके बारे में बात कर रहे हैं कि हाल ही में किस राज्य में पूर्वी भारत की पहली एसी लोकल ट्रेन लॉन्च की गई है। तो ये कहां पर, तो आपको पश्चिम बंगाल में, कहां पर, तो पश्चिम बंगाल में, ठीक है। वैसे भी लोकल ट्रेन जो आपको पश्चिम बंगाल का देखने को मिलता है, साफ सुथरा और बहुत स्पीड चलती है, एकदम समय पर चलती है, ठीक है। इसी वजह से जो है यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है क्या, रेलवे ने जो है एसी लोकल ट्रेन लॉन्च की है। कहां पर, तो ये पूर्वी भारत में एसी ट्रेन पहली बार शुरू हुई है। और रेलवे ने जो है पश्चिम बंगाल में एसी ईएमयू ट्रेन सेवा की क्या कर दी है, शुरुआत किया। और ये ट्रेन कहां से कहां तक चलेगी, ये आपको सियालदह, सुने होंगे नाम सियालदह जंक्शन का, तो सियालदह और कहां पर, राना घाट के बीच इसका नियमित व्यावसायिक कह सकते हैं कि संचालन किया जाएगा। तो ये संचालन कहां पर होगी, आपको जो एसी ट्रेन देखने को मिलेगी, जो लोकल वाला एसी ट्रेन बात कर रहे हैं, ये लोकल एसी ट्रेन की बात कर रहे हैं, किस ट्रेन के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये लोकल जो एसी ट्रेन होती है, ठीक है। तो लोकल अब जो ट्रेन देखने को मिलेगी पश्चिम बंगाल में वो आपको एसी ट्रेन देखने को मिलेगी। कौन सा ट्रेन देखने को मिलेगी, एसी ट्रेन देखने को मिलेगी। और ये अभी सभी जगह नहीं देखने को मिलेगा, ये केवल कहां पर देखने को मिलेगा, ये सियालदह से लेकर रानाघाट के बीच चलेगी, फिर रानाघाट से लेकर सियालदह के बीच, मतलब इसी जगह जो है अप डाउन होगी। कहां कहां पर होगी, ये आपको सियालदह और रानाघाट के ही बीच में चलेगी। और धीरे धीरे मान के चले कि इसका क्या किया जाएगा, विस्तार किया जाएगा। तो स्वाभाविक बात है कि इसका विस्तार किया जाएगा। तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि पूरे पश्चिम बंगाल में हो सकता है कि आपको लोकल ट्रेन में क्या एक तरह से कह सकते हैं कि आपको एसी वाला ट्रेन देखने को मिले। लेकिन अभी जो है कहां पर देखने को मिलेगा, तो ये सियालदह और कहां पर, रानाघाट के बीच में देखने को मिलेगा। उम्मीद है कि प्रश्न को आप अच्छे से समझ रहे होंगे और प्रश्न आपके लिए बेहतर है। और आप लोगों को जो है ये सब प्रश्न हो सकता है किसी न किसी परीक्षा में आपको पूछा जाए। और जब भी पड़ोसी राज्य का रहता है तो वो तो और आपके लिए महत्वपूर्ण रहता है कि जब भी पड़ोसी राज्य का रहेगा तो बिहार जो पड़ोसी राज्य से संदर्भित रहता है तो ये सब प्रश्न आपके लिए और महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है। पश्चिम बंगाल की राजधानी सभी को मालूम होगा कि कोलकाता है। और मुख्यमंत्री कौन है, तो ममता बनर्जी है। राज्यपाल की यदि बात करें कि आपको पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है, ये सीवी आनंद बोस हैं। और लोकसभा की कितनी सीटें हैं, तो 42 सीटें हैं। राज्यसभा की यदि बात करें तो राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, तो ये आपको 16 सीटें देखने को मिलेगी। ये जो आपको लोकल ट्रेन देखने को मिल रही है, लोकल ट्रेन जो आपको देखने को मिल रही है कहां पर, तो ये आपको सियालदह और रानाघाट के बीच चलने वाली है। और ये ट्रेन आपको क्या होगी, तो ये ट्रेन जो है अब एसी युक्त होगी, ठीक है। अब क्या होगा, इसमें एसी रहेगा। तो ये ध्यान रखना है कि पूर्वी, ऐसा नहीं बात कर रहे हैं कि पूरे भारत की बात नहीं कर रहे हैं, ये पूर्वी भारत की बात कर रहे हैं कि पूर्वी भारत में जो आपको देखने को मिलेगा कि क्या देखने को मिलेगा, आपको लोकल एसी ट्रेन देखने को मिलेगा। उम्मीद है कि प्रश्न आपको अच्छे से कवर हो रहा होगा, ठीक है। चलिए हम जो है बात करते हैं पिछले वीडियो में आप लोगों से क्या प्रश्न पूछे थे, उसका क्या सही आंसर है। उम्मीद है कि आप लोग बता दीजिएगा, है ना। चलिए बात कर लेते हैं इसका सही आंसर क्या है, कबक यानो, ठीक है। और यहां से प्रश्न पूछा जा रहा था कि कबक यानो ने हाल ही में अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर क्या की है, सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। और वे किस राज्य की पर्वतारोही हैं, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ये जो है आपको पर्वतारोही है किस राज्य की, अरुणाचल प्रदेश की है। भारत की अरुणाचल प्रदेश की जो आपको कबक यानो देखने को मिलेगी, ये आपको कहां पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की है, अफ्रीका की एक सर्वोच्च चोटी देखने को मिलता है और उसका क्या नाम है, माउंट किलिमंजारो है। और इस पे जो है ये सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। और ये किस राज्य की है, ये प्रश्न पूछा जाता है, ये किस राज्य की है, ये आपको अरुणाचल प्रदेश की रहने वाली है। इस प्रश्न को आपको पूरे विस्तार से समझाए थे। यदि आप प्रश्न मान के चलिए कि आपसे नहीं बन पाया है तो आपको परसों का वीडियो जाके देखना पड़ेगा। और परसों के वीडियो में आपको कबक यानों के बारे में पूरे विस्तार से बात किए थे। आइए बातचीत कर लेते हैं हम लोग, आज का क्या प्रश्न है आपके लिए। तो आज का प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। तो आज का जो प्रश्न आप लोगों के लिए कि हाल ही में किस राज्य में भारत की सबसे लंबी रूट वाली वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू की गई है, तो इसका सही आंसर क्या है, आपको जवाब देना है कहां पर, कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। जो भी आपको उचित लग रहा है इसका प्रश्न का जवाब, तो आपको जवाब देना है कहां पर, कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को क्या करना है, वीडियो को आपको लाइक करना है और चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है।
यदि आपको प्रत्येक दिन करंट अफेयर्स प्राप्त करना है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बेल आइकॉन आपके जो मान चलिए कि बगल में आपको चिन्हित किया जा रहा होगा, तो बेल आइकॉन को भी आपको क्या करना पड़ेगा, प्रेस करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा कि आपको प्रत्येक दिन नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।